हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अपना रिसेंट दिसंबर 2024 का इंटर का लॉ का पेपर हुआ है। तो पेपर कैसा आया था, एमसीक्यूज कैसे थे, आंसर्स कैसे हैं उसके, तो वो सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो जो एमसीक्यूज है सिंपल थे, एक बार आंसर्स देख लेते हैं सबके। देखो सबसे पहले क्या बोला आपका, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसमें क्या क्या कवर है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, एक और आपका कौन सा हो जाएगा, लोक अदालत। ठीक है। सेकंड बोला है कि किस केस में कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से डिस्चार्ज नहीं हो रहा। तो जो डिस्चार्ज ऑफ टॉपिक है अपना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है, वहां पर हम देखते हैं तो इसमें से जो वेवर है, वेवर लॉ की वजह से डिस्चार्ज में यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपका जो थर्ड है क्या रहेगा, इन ऑर्डर टू पुश अप द सेल्स जनरली देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द कस्टमर विद द क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दैट, उसके पास ऑप्शन है, देखो यहीं पे दे रखा है अप्रूव और रिटर्न, तो कौन सा आ जाएगा, अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आया है नेगोशिएबल से आया है कि नेगोशिएबल के बैक पे इंडोर्समेंट अ स्लिप ऑफ पेपर में बी अटैच, तो वो जो स्लिप ऑफ पेपर होता है उसे हम बोलते हैं अलॉन्ज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके बाद में आ जाओ, जो अपना फिफ्थ है, इंडिविजुअल जो है वो कंसेंट देगा डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए एलएलपी में, तो वो जो कंसेंट देगा वो किस में देता है, फॉर्म 9 में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है फैक्ट्रीज एक्ट में से अपना आया है, क्या बोला है, चाइल्ड जिसने कितने इयर्स, ये अपन ने बहुत बार पढ़ा था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था कि जिसके 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो काम कर सकता है फैक्ट्री में। इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, विड्रॉल। अब याद दे रखना कि आपने 2 पॉइंट्स पढ़े अपन ने, है ना, एक अपन ने क्या पढ़ा है, एडवांस ले सकते हो आप फंड से, और एक क्या था, विड्रॉल। यहाँ पे ये एडवांस नहीं है, विड्रॉल की बात कर रहा है, तो विड्रॉल में आपका क्या था कि आप विड्रॉल किस पर्पस के लिए नहीं कर सकते, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा। ठीक है, कि आप इसके लिए विड्रॉल नहीं कर सकते हो। इसके बाद देखो क्या बोला, नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट, क्या करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी शेल, ये जो शेल आ रहा है ना यहाँ पे, ये नहीं आना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी शेल इशू कंपलसरी कर दिया, वो चीज सही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखो आपका ऑप्शन नंबर 9 क्या है, ओपीसी जो है वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को सारे बेनिफिट देता है, बहुत ही सिंपल, कंपनी के सारे बेनिफिट्स देता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपना मीटिंग्स में से आया है कि हमने अगर पोल डिमांड किया तो पोल कितने टाइम में कंडक्ट करवा लेना है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 आवर्स में आपको पोल कंडक्ट करवा लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना, क्या बोला है यहाँ पे कि कौन है जिसको नहीं इंक्लूड किया गया है, नॉट डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ केएमपी। याद करो हमने एक टॉपिक लिखा है जिसमें केएमपी की हमने डेफिनेशन लिखी थी, है ना, उसमें एमडी था, होल टाइम था, सीएसबी था, तो कौन नहीं था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता है केएमपी में। नेक्स्ट देखो पेनल्टी आ गई है, अगर कोई इंस्पेक्शन रिफ्यूज हो जाता है तो अब जिसने पेनल्टी याद की होगी तो उसको तो आ गया होगा, वैसे इसका जो आंसर है वो बी रहेगा, 25,000। इसके बाद देखो क्या बोला है नेक्स्ट, नॉट द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो वैसे तो ये टॉपिक अपने सिलेबस में एज सच डेफिनेशन नहीं दे रखी है, ये फाइनल में आता है, बट ठीक है, बेसिक इतना तो हम बात करते ही है ना कि यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेटेड या बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बोला गलत है, तो देखो यहाँ पे बोला ही शैल नॉट बी प्रमोटर, ही शैल नॉट हैव एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप, या रिलेटिव्स ने कुछ, पिक्यूनरी मतलब होता है मॉनेटरी रिलेशनशिप, तो मतलब ये नॉट वाले तो सारे सही हैं। यहाँ पे बी में देखो क्या बोला है, ही शैल रिलेट टू प्रमोटर, प्रमोटर से रिलेटेड कैसे हो सकता है इंडिपेंडेंट, तो ये चीज गलत हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये एथिक्स में से आए हैं दोनों, एवरी कंपनी नाउ हैज अ बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम, जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से इजियर टू आइडेंटिफाई एंड पब्लिसाइज, एथिकल मिसस्टेप्स जो हैं आपके वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे पब्लिक में, और इसमें आ जाएगा रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे जो अपने एमसीक्यूज हैं ये उसके आंसर्स हो जाएंगे। तो
जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो काफी सिंपल से ही है। देखो फर्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन 2A, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जो टॉपिक है ई कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के ही सारे एसेंशियल लिखने हैं। जो एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वही एसेंशियल्स ई कॉन्ट्रैक्ट के भी होते हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या बोला है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी डिस्चार्ज। और यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक तो कंसिडर्ड टू बी डिस्चार्ज एंड नॉट कंसिडर्ड। तो इसमें वो दो टॉपिक्स थे कि भाई डिस्चार्ज कब हो सकती है, फिर एक्सेप्शन भी थे उसके कि कब कब डिस्चार्ज नहीं होगी। तो वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है जो आपका गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपका आया है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर LLP एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एज पर नेगोशिएबल, कि एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, तो 3 ही होते हैं अपने, है ना, चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो सारे हो गए, वो आपको लिखने थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4, क्लेम्स मेड अंडर कोड ऑन वेजेस एंड प्रोसीजर। देखो कोड ऑन वेजेस पे अपना अलग अलग है, बोनस का रहेगा, है ना, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का है, तो अपने वो जो 4 एक्ट्स पढ़ी थी, ठीक है, मिनिमम वेजेस और ये पेमेंट ऑफ वेजेस। तो बेसिकली उसमें अगर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला तो आप क्लेम कर सकते हो अथॉरिटी को, तो उसका जो पूरा प्रोसेस अपन ने नोट्स में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्या बोला, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। हमने इसका याद करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया है कॉपी में कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, तो आपको तो फॉर्मूलाज वगैरह से बताना था बेसिकली। इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है आपका आपका कंपनीज एक्ट से आया है, क्वेश्चन 5A, बहुत ही इजी इंट्रोडक्शन में से आया है। तो जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन, उनको तो ये आ गया होगा। जो चैप्टर 1 स्किप करके जाते हैं उनको ये नहीं आया होगा। चैप्टर 1 में दे रखा है लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। याद करो हमने अलग अलग केस लॉस पढ़े थे, जॉन्स वर्सेस लिपमैन वाला केस लॉस था, वर्कमैन वाला केस लॉ था, टैक्स एवेजन का दिनशा वाला केस लॉ था। तो वो आपको पूरा यहाँ पे एलैबोरेट करना था। नेक्स्ट बोला है डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन में, याद करो हमने क्लास में एक टेबल बनाई थी, है ना, मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाली, 11% वाली, देन अलग अलग हमने पॉइंट लिखे थे इंडिविजुअल का कितना होगा अगर वो MD या होल टाइम है, और नहीं है तो कैसे होगा, वो पूरी टेबल आपकी यहाँ पर आएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है बोर्ड रिपोर्ट लिखना है, सेक्शन 134 अगेन डायरेक्ट ही है ये। अच्छा ये क्वेश्चन है 6B, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये अपने मॉड्यूल में नहीं है, ये फाइनल में दे रखा है, यहाँ पर आपका नहीं है ये। तो ये टॉपिक अपन ने दिन का टॉपिक किया है बट वो उसमें कैंसिलेशन या सरेंडर के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। तो वो सिचुएशंस दे रखी है कि कब कब दिन कैंसिल या सरेंडर होगा, पर वो आपके मॉड्यूल में नहीं है। तो ये हमें कह सकते हैं टॉपिक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। 7th और 8th जो है आपका, देखो 7th तो एथिक्स में से आया है, 8th आपकी केस स्टडी है। 7th क्या बोल रहा है, सिंपल आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, डायरेक्ट एकदम मैंने आपको टेबल बनाई थी, वो टेबल आपको यहाँ पर लिख कर आनी थी। और दूसरा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स में हमने कवर कर रखा था। क्वेश्चन 8A आपका नेगोशिएबल से है एंड 8B अपना कंपनीज एक्ट से है। देखो 8A क्या बोल रहा है, एक्स ने एक चेक ड्रॉ करा वाई पे, वाई का चेक खो गया और उसको पता नहीं था कि उसका चेक खो गया है, ठीक है। फिर जिसको चेक मिला उसने वाई के साइन फॉर्ज कर लिए और जेड को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और फिर वहां पे क्या हुआ, जेड ने कैश इन कैश करा लिया चेक को सेम डे। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि तुम बताओ कि यहाँ पे ड्रॉई बैंक की कोई लायबिलिटी आएगी क्या। देखो इस केस में जो है ना, बैंक इतना जल्दी लायबल नहीं होगा, बैंक प्रूव कर लेगा कि हमारी साइड से कोई एज सच मिसकंडक्ट जो है वो नहीं हुआ है या नेग्लिजेंस नहीं हुई है, तो बैंक तो बच जाएगा। जो पर्सन है उसको खुद को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई मेरा जो चेक है वो खो गया है या जो भी चीज है, तो बैंक की एज सच यहाँ पे लायबिलिटी नहीं आएगी। बैंक प्रूव कर ही देता है कि भाई हमारी साइड से एज सच कोई नेग्लिजेंस नहीं है। और क्वेश्चन नंबर जो बी है आपका 8th का बी, ये अगेन मैंने आपको क्लास टेस्ट में भी बहुत 2 से 3 बार बताया है कि ये टॉपिक पढ़ के जाना है। सेक्शन 169 है आपका, जो अपना रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि भाई देखो उसने अपॉइंट किया और 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्टर जो था जिसका अपॉइंटमेंट हुआ, न्यूज पब्लिश हुई कि उसने कुछ गलत यहाँ पे काम किया है, ब्राइब वगैरह दिया है, तो उसको अल्टीमेटली निकाल दिया गया। अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसका रिमूवल सही नहीं है क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ।
तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कोई चीज प्रूव होनी चाहिए, कोई रीजन एज सच होना चाहिए। अगर शेयर होल्डर्स को लगता है तो वो निकाल सकते हैं। और आपको याद होगा हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है कि रिमूवल आपको वही नोटिस देना पड़ेगा उसको, देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी पड़ेगी, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाना था यहाँ पे, है ना, कि भाई किस तरीके से है। तो आप बोलोगे कि अगर वो प्रोसेस मान लिया, ओआर प्रॉपरली पास कर लिया तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और जो ये तो ये पूछा है कि क्या वो निकालना सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है रिमूवल। और क्या अपॉइंटमेंट ऑफ बी इज वैलिड, हाँ वो भी ठीक है। हम पढ़ते ही है ना, अगर किसी को रिमूव कर दिया तो उसकी प्लेस पे आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो, तो ये भी ठीक रहेगा। तो रिमूवल भी ठीक है एंड अपॉइंटमेंट भी ठीक है। तो ये था अपना पूरा पेपर। आई होप सबका जो पेपर है वो काफी अच्छा ही हुआ होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।